रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? अरे मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है, सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे, तुम चिंता मत करो। आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहां से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर दो लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहाँ एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाए? मोहित, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने। क्यों प्रधान जी? सही समझा है तुमने। ओह, तो ऐसी बात है, तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था। आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता न करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी, आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया, ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल मोहित, साफ कर देते हैं।
दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित मोहित, कहाँ गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रोने लगता है। अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई। अब मैं क्या करूंगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं लुट गया। थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई ये तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ ललित और मोहित। ललित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से। दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो। गजब की माया है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूं। लच्छू अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास, सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया। तुम भी तो परेशान हो। मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। क्या मांगते हो, मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी
वहाँ एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया, इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी! प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? दिव्य है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में। और ये संदूक जो वहां दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह! चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत छुओ। इसे बस मैं खोल सकता हूँ। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या? लच्छू की बात काटकर प्रधान, ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा। सूखापुर गांव में दिनेश नाम का एक लालची किसान रहा करता था। सूखापुर गांव रेगिस्तान में बसा हुआ था। उस गांव में वर्षा ना के बराबर होती थी। गांव के लोग गर्मी और सूखे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। दिनेश के लालचपन की वजह से उसकी पत्नी रश्मि उससे बहुत परेशान रहती थी। एक तो हमारे गांव में वैसे भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा लालच समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। बकवास मत करो रश्मि। हमारा गांव वैसे भी रेगिस्तान में बसा हुआ है और रेगिस्तान में हर महीने बारिश तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पहले हमारा सूखापुर गांव हरियाली से भरा हुआ था और यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा भी हुआ करती थी। हाँ, वो घिसी पिटी कहानी मैंने भी सुनी है कि उस समय गांव में किसी इंसान के लालच की वजह से किसी दैवीय शक्ति वाले पुरुष ने गांव वालों को श्राप दे दिया और उस दिन से इस गांव में हरियाली की जगह रेत ही रेत है। ये बिल्कुल सही बात है जी। आपको इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे धन कमाने को लालच समझती हो तो समझती रहो। ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है और ना ही गांव वालों से। इतना कहकर दिनेश क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया दिनेश को देख गया। दिनेश मुखिया से नजर बचाकर छुपने ही वाला था कि तभी मुखिया की आवाज उसके कानों में टकराई। ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कोई लाभ नहीं दिनेश। कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि कभी अगर मुझसे बात करो तो आंख से आंख मिला सको। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी।
मैं बस आपको देख नहीं पाया था। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ साफ देखा कि तुम नजर बचाकर मुझसे भाग रहे थे। मैं अब से क्यों भागूंगा मुखिया जी? क्योंकि परसों ही मुझसे बिरजू ने तुम्हारी शिकायत की थी। उसने कहा था कि तुमने कुछ रुपयों के लालच में अपनी बेकार की वस्तु सही बताकर उसे बेच दी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिरजू एक गरीब किसान है, मत भूलो कि तुम भी एक किसान ही हो। मैं किसान के साथ साथ एक छोटा व्यापारी भी हूँ। और मुखिया जी, व्यापार में इतना तो चलता है। और वैसे भी बिरजू कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं। वो एक 26 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ दिनेश। सिर्फ तुम्हारी पत्नी की शक्ल देखकर मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी पत्नी का चेहरा नहीं होता ना, तो तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देता। आप गांव के मुखिया जरूर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो मन में आएगा आप वो करेंगे। मुखिया और सरपंच के जमाने चले गए। आज का जमाना कोर्ट कचहरी का है। अगर मुझ पर इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाइए, जाकर किसी कोर्ट में मेरे नाम का मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दीजिए। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला गया और मुखिया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है। एक दिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। दरअसल दिनेश एक लालची किस्म का किसान था। वो खेती करने के अलावा तरह तरह की शहर से बेकार की वस्तुएं खरीद कर लाता और गांव वालों को सही बताकर उनसे अच्छी कीमत वसूलता और उन्हें मूर्ख बना देता। दिनेश एक छोटे से रेत के टीले पर बैठकर बोला, ये मुखिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जिस दिन मैं अधिक धन कमाने में सफल हो गया, उस दिन मैं स्वयं गांव का मुखिया बनूंगा और ये ईमानदारी जैसे बेकार के नियम फाड़ कर फेंक दूंगा। तभी वहाँ पर एक रेत का गुबार सा उठा और देखते ही देखते उस गुबार ने एक रेत के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। दिनेश ये सब देखकर डर गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक लालची व्यक्ति हो और मुझे लालची इंसान बहुत पसंद है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम चाहो तो अपने गांव में वर्षा करवा सकते हो। वर्षा करवा सकते हो? वो कैसे? मैं तुम्हें उसकी शक्ति दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें गांव वालों से अधिक धन वसूलना होगा और अपने लालच को कभी भी समाप्त नहीं होने देना होगा। लालच की यही खासियत होती है कि वो कभी भी कम नहीं होता। लालच हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मैं अपने सूखापुर गांव में वर्षा करवा सकता हूँ, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना धनवान हो सकता हूँ। देखते ही देखते एक तरह से मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। दिनेश की बात सुनकर उस रेत के व्यक्ति ने कुछ रेत दिनेश को पकड़ा दी। ये लो, ये जादुई रेत है। जब भी तुम इस रेत में से कुछ रेत अपने गांव में फेंकोगे, तुम्हारे गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुमने गलती से भी ज्यादा रेत जमीन पर फेंक दी, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे गांव में क्या होगा। अब जाओ यहाँ से। दिनेश वहाँ से चला गया। दिनेश के जाते ही वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, कितने समय बाद सूखापुर गांव में एक लालची व्यक्ति मुझे मिला है। अब समय आया है पुराना बदला लेने का। ये व्यक्ति अपने ही गांव को बर्बाद कर देगा। दिनेश उस रेत को लेकर सीधा अपने गांव पहुंच गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, गांव वालों, क्या तुम चाहते हो कि हमारे सूखापुर गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वर्षा हो और यहाँ रेत की जगह हरियाली आ जाए? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि अगर मैं चाहूँ तो इस गांव में वर्षा हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। वर्षा के बाद हरियाली होगी और तुम्हारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उस जमीन में तुम जो भी फसल उगाओगे वो सारी फसल मेरी होगी। लगता है तुम पागल हो गए हो दिनेश। जरूर तुम्हारा ये गांव के लोगों को ठगने का नया तरीका होगा। नहीं मुखिया जी, ये मेरे ठगने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये सत्य है। वैसे तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर गांव वालों का भला होता है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस गांव में जितनी भी जमीन पड़ी है
उपजाऊ होने के बाद उसकी सारी खेती मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले वर्षा करा के तो दिखाओ। दिनेश ने जैसे ही रेत का एक अंश जमीन पर डाला, देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया और रेत में बसे हुए उस गांव में वर्षा होने लगी। सभी गांव वाले अपने गांव में पानी देखकर खुश हो गए। ये तो तुमने कमाल कर दिया दिनेश, तुम्हें ये चमत्कारिक चीज कहाँ से मिली? अपने काम से काम रखो मुखिया, और अपने वादे पर अटल रहना। इतना बोलकर दिनेश अपने घर पर आ गया। घर पर उसकी पत्नी खुश होती हुई दिनेश से बोली, गांव वालों ने बताया कि आपके हाथ एक चमत्कारी चीज लगी है जिससे गांव में वर्षा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। बकवास बंद करो रश्मि, ये सब मैंने गांव की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया है। अब गांव में जो भी उपजाऊ जमीन होगी उस सारी जमीन पर मेरा अधिकार होगा। मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। आपके अंदर लालच कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जब तुम्हारा पति देखते ही देखते बहुत अधिक धनवान हो जाएगा ना, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि लालच बुरी चीज नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। दिनेश वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में गांव की जमीन थोड़ी सी हरी भरी हो गई, मगर वैसी नहीं हुई जैसा कि दिनेश चाहता था। दिनेश एक लालची व्यक्ति था। वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, लगता है गांव में वर्षा कम हुई है। एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी रेत मैं जमीन पर फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्षा होने पर यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इतना बोलकर दिनेश ने वो सारी की सारी रेत जमीन पर फेंक दी, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई और कुछ ही दिनों में गांव का जीवन तहस नहस हो गया। गांव में अब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी। सारे घर नष्ट हो गए। ये सब देखकर दिनेश उस रेत के टीले के पास पहुंच गया। कहाँ हो तुम रेत के व्यक्ति? तुमने तो कहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लोग तबाह हो गए हैं। और तो और पूरे गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई है। सभी गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ ही पलों में वही रेत का व्यक्ति दिनेश के सामने आ गया। तुमसे मैंने कहा था कि उस रेत का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, लेकिन तुम एक लालची व्यक्ति हो। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे लालचपन की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं और मुझे उन्हें तड़पता हुआ देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल किसी जमाने में मैं तुम्हारे गांव का मुखिया था। मेरे लालच की वजह से मुझे और गांव को श्राप मिला था कि मैं और पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाएं। बरसों बाद मुझे बदला लेने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। दिनेश मुंह लटकाकर अपने गांव चला आया। दिनेश को देखकर सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुमसे मैंने कहा था दिनेश, तुम्हारे लालच का नतीजा किसी दिन बहुत बुरा होगा। और देखो, आज तुम्हारे लालचपन की वजह से सारे गांव को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है मुखिया चाचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से गांव वालों को तकलीफ पहुंची है। मैं गांव वालों का भरपूर सहयोग करूंगा। मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तो गांव वालों को ठंड से बचाने का इंतजाम करना होगा। इतना बोलकर दिनेश अपने घर से बहुत सारे मोटे बोरे और रुई ले आया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं। तुम सब बोरों और रुई से गुदड़ी के घर बनाओ ताकि तुम्हें ठंड में थोड़ा सुकून मिले। गांव वालों ने ऐसा ही किया। दिनेश के कहे अनुसार वो सभी बोरे और रुई मिलाकर झोपड़ी गुदड़ी के घर बनाने लगे। गांव वालों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिली। तुम्हारे अंदर का बदलाव देखकर मुझे अच्छा लग रहा है दिनेश, लेकिन गांव वालों को अभी पूरी तरह से राहत मिली नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बेघर हैं। मेरे पास एक उपाय है मुखिया जी। क्यों ना हम ट्रैक्टर की ट्रॉली को उल्टा करके उससे एक घर बनाएं। उससे होगा ये कि घर गर्म भी रहेगा और घर का घर भी हो जाएगा। वाकई तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं।
अगर यही दिमाग तुम अच्छे कामों में लगाते तो आज बहुत सफल होते। मुखिया ने गांव में यही ऐलान कर दिया। गांव वालों का जीवन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अजीब घटना हुई। देखते ही देखते गांव से बर्फ समाप्त हो गई और ठंड भी खत्म हो गई और सारे गांव में हरियाली ही हरियाली छा गई। मुखिया दिनेश के पास आकर बोला, दिनेश, ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं मुखिया चाचा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलकर देखते हैं। दिनेश अपनी पत्नी सहित मुखिया के साथ बाहर आ गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप सही कहते हैं मुखिया चाचा, शायद ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। तभी दिनेश के कानों में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज टकराई। ये सब तुम्हारा ही कमाल है दिनेश। कौन है आप? और मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं भी इसी गांव का व्यक्ति हूँ। वर्षों पहले इस गांव को एक श्राप मिला था। उस श्राप को दिनेश ने तोड़ा है। मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप हैं कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक साधु इस गांव में आए थे। साधु के पास कुछ मोती थे जो उसे शहर में किसी को देने थे, मगर गांव के मुखिया की नीयत खराब हो गई। मुखिया ने साधु के वो मोती चुरा लिए। गुस्से में आकर साधु ने मुखिया सहित इस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाए, और वही हुआ। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? गांव वाले उस साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाए। तब साधु ने कहा कि इस गांव में कोई ऐसा लालची व्यक्ति जिसके लालच की कोई सीमा ना हो, जब वो सुधर जाएगा और उसके दिल में गांव के लोगों के लिए भलाई जन्म लेगी और उसका लालच समाप्त हो जाएगा, उस दिन उसका श्राप टूट जाएगा। और फिर वही हुआ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में वसंत नाम का एक राजमिस्त्री अपनी पत्नी विमला और अपनी बेटी नंदिनी के साथ रहा करता था। वसंत एक बहुत अच्छा कारीगर था, लेकिन उसकी गरीबी को देखकर उसे कोई काम नहीं देता था और उसकी पत्नी भी बीमार रहती थी। एक दिन वसंत गांव में एक चाय की दुकान पर उदास था कि तभी गांव का नंदलाल वहां पर आ गया। क्या हाल है बसंत? अब क्या बताऊं नंदलाल जी, मेरी पत्नी सदैव बीमार रहती है और मेरी बेटी नंदिनी भी जवान हो चुकी है। मुझे उसके हाथ पीले करने की दिन रात चिंता लगी रहती है। अरे तुम अपनी पत्नी को किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाते? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को शहर ले जाओ, शहर में अच्छा इलाज हो जाएगा। और रहा सवाल नंदिनी के विवाह का, तुम तो जानते ही हो बसंत कि लड़के वाले चाहे कितने भी शरीफ क्यों ना हो, मगर दहेज तो सबको ही चाहिए होता है। शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर है नंदलाल जी। मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। भला मैं शहर के डॉक्टर की क्या फीस चुकाऊंगा? समझ में नहीं आता कि मेरी बिटिया नंदिनी का विवाह कैसे होगा। तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दो और अपनी बेटी को जीवन भर अपने घर पर कुंवारी बिठा कर रखो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। तुम्हारे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि तुम उसका इलाज नहीं करा सकते। और जब तुम्हारे पास धन नहीं होगा तो तुम अपनी बिटिया के हाथ पीले कैसे करोगे? कौन उसे ब्याह कर ले जाएगा? मेरी पत्नी और बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप तो गांव के अमीर व्यक्ति हैं और मैं कुशल राजमिस्त्री हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। तुम्हें कौन काम पर रखेगा बसंत? अपनी हालत देखो, अभी से ही चलने में तुम्हारी टांगे कांपती हैं। तुम भला किसी का मकान क्या बनाओगे? देखो बसंत, मकान बनाना अब तुम्हारे बस का नहीं रहा। नंदलाल और बसंत की बातें वहीं पर बैठा हुआ गांव का ही एक आदमी अर्जुन बहुत देर से सुन रहा था। ये गलत बात है नंदलाल जी। बसंत चाचा अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप कि वो काम नहीं कर सकते? तुमसे कितनी बार कहा है अर्जुन कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में अपनी टांग मत अड़ाया करो। नंदलाल की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। वैसे बसंत, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम उस उपाय को कर लोगे तो तुम जिंदगी भर सुखी रहोगे।
और हाथ में 4 पैसे भी आ जाएंगे और तुम्हारी पत्नी का इलाज भी हो जाएगा। फिर नंदिनी का विवाह भी आसानी से हो पाएगा। तो फिर जल्दी बताइए नंदलाल जी, मैं अपनी पत्नी के इलाज और नंदिनी के विवाह के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बसंत, तुम्हारा मकान काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है। तुम अपनी जमीन को किसी को बेच दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम उस जमीन को मुझे ही बेच दो। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। मेरे पूर्वजों की निशानी है। शायद आप मेरे पूर्वजों के बारे में नहीं जानते। अगर आप उनके बारे में कुछ भी जान रहे होते तो आप अपनी जुबान से ये शब्द बिल्कुल नहीं निकालते। अबे, ऐसी पूर्वजों की निशानी का क्या फायदा जो वक्त पर काम ना आए। सोच लो और समझ लो, मैं तुम्हारा मकान अच्छे दाम में खरीदने को तैयार हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। किसी कीमत पर नहीं। और एक बार को अगर मेरे मन में उस मकान को बेचने का विचार आ भी जाता तो भी मेरी पत्नी और मेरी बेटी नंदिनी इसके लिए कभी तैयार नहीं होती। नंदलाल क्रोधित हुआ और वहाँ से चला गया। दिल छोटा मत कीजिए बसंत चाचा, हिम्मत रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए। उसी भरोसे पर तो आज तक जिंदा हूँ अर्जुन, लेकिन मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जाते। मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कुशल राजमिस्त्री हूँ। मैं लोगों को वो घर तैयार करके दे सकता हूँ जो बड़ी से बड़ी कंपनी और बड़े से बड़ा इंजीनियर भी तैयार करके नहीं दे सकता। अर्जुन, सभी मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई काम नहीं देता। अपने गांव का कैलाश अपनी कोठी बनवा रहा है चाचा, आप वहां बात करके क्यों नहीं देखते? मेरे ख्याल से आपको एक बार जरूर कैलाश से मिलना चाहिए। अगर उससे आप पर भरोसा हो गया ना तो वो आपको काम दे सकता है। और मैं तो आपके काम को जानता हूँ चाचा, आपके जैसा कुशल राजमिस्त्री आज भी कोई नहीं है। शायद तुम सही कहते हो अर्जुन, मैं कल ही कैलाश के पास जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ अर्जुन, विमला की दवाई का वक्त हो गया है। इतना बोलकर बसंत अपने घर चला गया। उसकी पत्नी विमला को बहुत खांसी हो रही थी। बसंत अपनी बेटी नंदिनी से बोला, क्या तुमने अपनी माँ को दवाई नहीं पिलाई नंदिनी? अच्छा हुआ आप आ गए पिताजी। माँ से कई बार कह चुकी हूँ कि दवाई पी लीजिए, मगर वो है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। बसंत तुरंत विमला के पास पहुँच गया। लगता है तुमने सुबह की दवाई नहीं पी। डॉक्टर ने कहा था कि दवाई को सुबह शाम पीना है। मैं सुबह से ही माँ को बोल रही थी कि दवाई पी लो माँ, दवाई पी लो, मगर माँ ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अरे नहीं जी, शीशी में दवाई बहुत कम रह गई थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि 2 वक्त की जगह 1 वक्त इस दवाई को पीऊंगी। और वैसे भी दवाई तो रोज रोज की ही है ना। तुम तो जानती हो विमला, जब तुम इस दवाई को नहीं पीती हो तो तुम्हें खांसी होने लगती है। अपना ख्याल रखो। आप जब लोगों से मेरी दवाई के लिए कर्जा मांग कर आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर वैसे भी बहुत लोगों का कर्जा चढ़ा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है विमला। मैं उन सारे कर्जों को एक ही झटके में चुका दूंगा। बस मुझे काम मिलने की देर है। आज सुबह भी 2-3 कर्जदार आपको पूछते हुए घर आए थे। चिंता मत करो विमला, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, गांव के नंदलाल जी भी आपकी गैर हाजिरी में आए थे और वो बोल रहे थे कि इस मकान को बेच दो। कभी कभी अब मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है। ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मकान आपके पूर्वजों का है और आपके पूर्वज मामूली इंसान नहीं थे। तुम्हारी ही बात मेरे दिमाग में आ जाती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। चिंता मत कीजिए, आप अपने जमाने के बहुत कुशल राजमिस्त्री रहे हैं। बस आपको काम मिलने की देरी है। वैसे आज आपको कहीं काम मिला? नहीं विमला, आज भी कहीं मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन अर्जुन बता रहा था कि कैलाश अपनी कोठी बनवा रहा है। तो फिर आप जाकर कैलाश से अपनी बात क्यों नहीं कर लेते? कल सुबह मैं कैलाश के यहाँ जाऊंगा। अगली सुबह वसंत तैयार होकर कैलाश जमींदार के घर पर चला गया।
बसंत, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मैं काम के लिए आपके पास आया हूँ। अर्जुन ने मुझे कल बताया कि आप यहाँ पर अपनी एक कोठी बनवा रहे हैं। आप काम पर मुझे रख लीजिए। मैं आपकी कोठी में ऐसी डिजाइन बना कर दूंगा कि उसे बस आप देखते रह जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बसंत, मैं कोठी बनवा रहा हूँ, कोई ईंटों का भट्टा नहीं लगवा रहा जो मैं तुम्हें काम पर रख लूं। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने करोड़ों रुपए तुम्हारे जैसे सड़क छाप के लिए खराब कर दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं अपनी कोठी के लिए तुम पर भरोसा करूंगा? आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूं, यहाँ से खुद निकल जाओ। वसंत निराश होकर नीची निगाह करके वहाँ से चला गया। वसंत की बीवी की बीमारी बढ़ती जा रही थी और नंदिनी की उम्र भी। आसपास के गांव में कहीं भी मकान बनते देख वसंत बेचारा वहां पहुंच जाता, मगर हर कोई वसंत को गालियां देकर भगा देता। वसंत की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। थक हार कर एक दिन वसंत आधी रात के वक्त अपने घर पर एक पुराना बक्सा खोलकर बैठकर उस बक्से में कुछ देखने लगा। उस बक्से के अंदर बहुत पुराने कागजात रखे हुए थे। वसंत उन कागजात, जिनमें कुछ अजीबो गरीब डिजाइन बने हुए थे, उनको बहुत गौर से देखने लगा। आप इतनी रात में जाग रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? मैं देखना तो नहीं चाहता था विमला, लेकिन अब मुझे देखना ही पड़ेगा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ नंदिनी बिटिया की आयु भी। कुछ वर्षों तक अगर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब रही तो कोई भी लड़का नंदिनी बिटिया से विवाह भी नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको इस गांव में कोई भी काम नहीं देता। सच तो ये है कि किस्मत आपसे रूठी हुई है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता विमला, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई बताने का समय आ गया है। तुम्हें पता है विमला, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। इस बात को कौन नहीं जानता? हाँ, लेकिन जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बात हर कोई नहीं जानता। ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, मगर उनमें से एक मजदूर जिंदा बच गया था। मैं उसी मजदूर की पीढ़ियों में से हूँ। हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज हमें बताते चले आए हैं कि हम किस पीढ़ी से हैं। वसंत की बात सुनकर उसकी पत्नी विमला का मुंह हैरत से फटा का फटा रह गया। उसकी बिटिया नंदिनी की भी आंख खुल गई। वो भी हैरत से सब कुछ सुनती जा रही थी। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो फिर हम सबसे पहले अपने घर को बनाएंगे। चिंता मत करो नंदिनी। अगले दिन बसंत अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने ही मकान को तोड़ने लगा। सभी गांव वाले बसंत का मजाक उड़ाने लगे, मगर कोई नहीं जानता था कि बसंत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बसंत ने अपने मकान की सारी दीवारों को तोड़कर बहुत सारी ईंटें इकट्ठा कर दी और एक रात जब गांव वाले सोकर उठे तो उन सब के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि बसंत के घर की जगह वहां पर एक ताजमहल जैसा घर दिखाई दे रहा था। गांव के अमीर व्यक्ति सुखिया चाचा भी बसंत की ओर देखकर बोले, अरे ये तो बिल्कुल ताजमहल जैसा लगता है। इसको किसने बनाया है? ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार नहीं है चाचा, ये मेरे हाथों की कारीगरी है और मेरी कुशलता का सबूत है। मैं भी अपना घर बनवा रहा हूँ बसंत, और मैंने अपना घर बनवाने के लिए शहर से कुछ इंजीनियर बुलवाए थे। मैं आज ही उन इंजीनियर को आने से मना कर दूंगा। क्या तुम मेरा घर ऐसे ही बना सकते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। बसंत ने मुस्कुराते हुए सुखिया चाचा की बात में हामी भर दी। कुछ ही दिनों में सुखिया चाचा का मकान भी हूबहू ताजमहल के जैसा बसंत ने बनाकर खड़ा कर दिया। कुछ ही महीनों में बसंत के पास काम की लाइन लग गई।
देखते ही देखते वसंत बहुत धनवान हो गया, मगर उसने देखा कि उसके गांव के गरीब व्यक्ति हसरत भरी निगाहों से उन मकानों की ओर देखते थे। उन गरीबों को देखकर वसंत को अपनी गरीबी याद आ जाती थी। एक दिन एक गरीब व्यक्ति वसंत के पास आकर बोला, मेरी 10 वर्षीय पुत्री है बसंत, और वो बहुत दिनों से जिद कर रही है कि उसका घर भी बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा आपका है। चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर को बिल्कुल ताजमहल जैसा बना दूंगा। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे पैसे जरूर लूंगा, लेकिन सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सब कुछ मुमकिन हो सकता है अगर ईश्वर पर विश्वास हो तो। बसंत ने उस गरीब व्यक्ति से 1 रुपया ले लिया। कुछ ही दिनों में बसंत ने सिर्फ 1 रुपए में अपने गांव के सभी मकान ताजमहल जैसे बनाकर खड़े कर दिए, सिवाय नंदलाल और कैलाश के मकान को छोड़कर। उन दोनों के मकान गांव में सबसे अलग नजर आते। और एक दिन वो दोनों बसंत के पास आकर बोले, हमें क्षमा कर दो बसंत, इस गांव में सिर्फ हम दोनों के ही मकान दूर से बड़े बेकार और अलग नजर आते हैं। जिस तरह से तुमने गांव के और भी मकान ताजमहल जैसे बना दिए हैं, हमारा भी बना दो। नहीं, मैं तुम दोनों के घर इन जैसे नहीं बना सकता, क्योंकि तुम दोनों इस काबिल हो ही नहीं कि तुम इस तरह के घर में रह सको। तुम दोनों ने हमेशा मेरी कारीगरी का मजाक उड़ाया और मुझे अपमानित किया। समझ गया, तुम्हें इसकी कीमत चाहिए ना? मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसे का कभी भूखा नहीं रहा। गांव के सभी गरीबों के मैंने सिर्फ 1 रुपए में ताजमहल जैसे मकान बनाकर तैयार करके दिए हैं। अब तुम दोनों जा सकते हो। मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ जो तुम्हें अपमानित करके घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन दोबारा मेरे घर पर कभी मत आना। नंदलाल और कैलाश मुंह लटकाकर वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद उस गांव में टूरिस्ट और सैलानी आने लगे। सभी गांव वालों ने आपस में मिलकर वसंत को मुखिया घोषित कर दिया और देखते ही देखते वसंत का गांव देश भर में प्रसिद्ध हो गया। वसंत आज भी ताजमहल जैसे घर बनाता है, मगर सिर्फ गरीबों के लिए, और वो भी सिर्फ 1 रुपए में। सीताराम राजगढ़ गांव में रहता है। राजगढ़ गांव में सड़क आ जाने से गांव का विकास होना शुरू होता है। और कैसे हो सीताराम? सभी लोग शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो अपने ही गांव में रहकर कुछ काम कर लूंगा। पर तुम करोगे क्या? सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर बनाऊं और उसमें किराएदार रखकर अपना खर्चा चला लूं। पर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घास का घर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। घास की तो हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। देखना, बड़े महल जैसा घर होगा मेरा। सीताराम जंगल जाता है और वहाँ से बहुत सारी सूखी घास लेकर वापस आता है और उस घास को बुनकर घर बनाने लगता है। कई दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सीताराम का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। कई दिन तक ढूंढने पर सीताराम को एक किराएदार मिलता है। मुझे 2 कमरे चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आपके गांव के स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए गुरुजी। इतना बड़ा घर आप लोगों के लिए ही तो बनाया है। आ जाइए। सीताराम किराएदार को घर दिखाता है। किराएदार को घर पसंद आता है। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे सीताराम जी, आपके घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। ये तो रात को ठीक से सोने भी नहीं देते। माफ कीजिए गुरुजी, मैं आज ही चूहेदानी लाकर सारे चूहों को भगा देता हूँ। सीताराम दुकान में जाकर चूहेदानी खरीदता है और चूहेदानी की मदद से जंगल में छोड़ कर आता है। कुछ दिन तक तो किराएदार को कोई भी शिकायत नहीं रहती, पर जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश का पानी सीताराम के घास के घर में घुसने लगता है, जिसकी शिकायत लेकर किराएदार फिर से सीताराम के पास आता है। सीताराम जी, अब नई समस्या खड़ी हो गई है। क्या बात है, बताइए।
आप खुद ही चलकर देख लीजिए। किराएदार सीताराम को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर छत से बारिश का पानी टपक रहा है। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी टपकना शुरू हो गया। अब आप ही बताइए, बारिश के मौसम में तो यहाँ घर के अंदर बाढ़ ही आ जाएगी। माफ कीजिए गुरुजी, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। सीताराम बाजार से एक बड़ा सा त्रिपाल और ताड़पत्री खरीद कर लाता है, जिसे वो अपने घर के ऊपर रख देता है। लीजिए गुरुजी, अब आपकी पानी टपकने की समस्या भी खत्म हो गई। धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे सीताराम की छत का त्रिपाल और ताड़पत्री दोनों ही फट जाते हैं और बारिश का पानी एक साथ घर में आ जाता है। किराएदार गुस्से में सीताराम के पास जाता है। देखिए सीताराम जी, अब तो हद ही हो गई है। घर का सारा राशन भीग गया है। ऐसे में कोई कैसे आपके इस घास फूस के घर में रह सकता है? अब माफ कीजिए गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी मत मांगिए, कुछ कीजिए। अगर आपने एक हफ्ते में ये घर ठीक नहीं किया तो मैं अपना कमरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सीताराम परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे परेशान देखकर उसका दोस्त दिवाकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, बारिश की वजह से घर के अंदर पानी घुस रहा है, जिससे किराएदार ने घर खाली करने के लिए कहा है। अब घास फूस का घर है तो पानी तो घुसेगा ही ना। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो कुछ टाट पट्टी या प्लास्टिक की ताड़पत्री लगा कर देखो। वो सब करके भी देख लिया, उनका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारी समस्या का कोई हल मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दिवाकर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सीताराम फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने घर को बारिश में चूने से बचाए। कुछ दिन बीत जाते हैं पर सीताराम कुछ भी नहीं कर पाता और बारिश का पानी घर में घुसने की वजह से अब किराएदार घर को खाली करने लगता है। गुरुजी, कुछ दिन और रुक जाइए। देखिए सीताराम जी, मैंने आपको एक हफ्ते का समय दिया था और 10 दिन बीत चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, घर के अंदर पानी का तालाब बना हुआ है और इस तालाब में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगा? हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो एक किराएदार मिला था, दूसरा किराएदार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? और किराएदार मिल भी गया तो मैं इस टपकती छत का क्या करूंगा? सीताराम बहुत दुखी और निराश हो जाता है कि तभी उसके पास दिवाकर आता है। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। क्या है, जल्दी से बताओ। दिवाकर सीताराम को एक किताब देता है। इस किताब का मैं क्या करूंगा? जब राम जी और सीता माँ वनवास गए थे तब उन्होंने जंगल में एक जादुई घास के पौधे से घर बनाया था, जो कि उन्हें सर्दी गर्मी से बचाता था। और भी कई चमत्कारिक गुण उस घास में हैं। किताब खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीताराम किताब खोलकर उस जादुई घास के पौधे को देखता है और खुश हो जाता है। वो किताब को लेकर जंगल में जाता है और जादुई घास को ढूंढने लगता है कि तभी सीताराम के पीछे एक शेर पड़ जाता है। सीताराम शेर से खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और जाकर एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सीताराम जब गड्ढे में थोड़ा आगे चलता है तो वो देखता है कि सामने कुछ चमक रहा है। सीताराम समझ जाता है कि ये वही घास है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक वानर दिखाई देता है। तुम्हें क्या चाहिए सीताराम? मुझे ये जादुई घास चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुए तो तुम्हें ये जादुई घास मिल जाएगी। हे वानर रूप धारण किए हनुमान जी, आप सवाल पूछिए। राजा राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? अब 14 साल के लिए। राजा राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अब लंकापति रावण। अब आखिरी प्रश्न, भगवान श्री राम को महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए राजघराने को छोड़कर वनवास जाने का निर्णय लिया था। तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं।
तुम जितना चाहे उतना जादुई घास ले जा सकते हो। जय हो सीता मैया की, जय हो रामचंद्र जी की। हे ईश्वर, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाओ। जय हो प्रभु, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय हो सीता मैया, जय हो रामचंद्र जी की। सीताराम जादुई घास का एक बड़ा गड्ढा बनाकर घर ले आता है। सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बुनने लगता है। जैसे ही सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बनाता है, उसका पूरा घर जादुई घास का महल बन जाता है। अरे वाह सीताराम, ये तो चमत्कार हो गया। ये सब तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है और तुम्हारी किताब के बताए हुए नुस्खे ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। इसमें धन्यवाद की क्या बात है। अगर मुसीबत के समय में एक दोस्त दूसरे के काम नहीं आएगा तो दोस्ती ही क्या। आ जाओ, तुम्हें अंदर से अपना जादुई घास का महल दिखाता हूँ। सीताराम दिवाकर को अपना जादुई महल दिखाने के लिए ले जाता है। जब ये बात किराएदार को पता चलती है कि सीताराम के घास का झोपड़ा जादुई घास का महल बन गया है, तो वो अपना सारा सामान लेकर सीताराम के पास वापस आता है। मुझे माफ कर दीजिए सीताराम जी, मैं आपके घर को छोड़कर चला गया था और न जाने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, उस वक्त मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं थी और ऐसे पानी टपकने वाली छत में भला कोई कैसे रहेगा। पर अब मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया है। आप अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ सकते हैं। किराएदार अपना सारा सामान और परिवार को लेकर सीताराम के जादुई घास के महल में वापस रहने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे सीताराम के जादुई घास के महल के बारे में लोगों को पता चलता है और कुछ नए किराएदार रहने के लिए जादुई घास के महल में आने लगते हैं। एक बार मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेले से घूमकर वापस घर आ रहे थे। तभी एक दुर्घटना में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। सभी लोग उसे दूसरी शादी करने को बोलते हैं, परंतु मोहन अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी भी काम पर चले जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं रहता। माँ, तुम वापस आ जाओ ना। एक दिन योगिता खाना बना रही थी और तेल उसके ऊपर गिर जाता है और उसका आधा चेहरा जल जाता है। ये देखकर मोहन को बहुत दुख होता है और वो सोचता है, अगर मैं इसके लिए दूसरी माँ ले आया होता तो ना इसे इतनी कम उम्र में खाना बनाना पड़ता और ना ही इसका चेहरा जलता। कुछ दिन बाद मोहन दूसरी शादी कर अपनी दूसरी पत्नी रीना को ले आता है और घर आके, योगिता मेरी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आया हूँ। योगिता भाग कर आती है और रीना के गले लग जाती है। रीना योगिता का जला चेहरा देखकर डर जाती है और पूछती है, ये इसके चेहरे को क्या हुआ? उसे सारी बात बताता है। ये सब सुनकर रीना अपने कमरे में चली जाती है। रीना स्वभाव से बहुत चंट होती है। वो योगिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और मोहन के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। एक दिन, अरे ओ बदसूरत, कहाँ है? मेरे लिए खाना ले आ और अपना चेहरा ढक के आना, समझी? समय बीतता गया और रीना भी माँ बन गई। उसने अपनी बच्ची का नाम खुशबू रखा। खुशबू के जन्म के कुछ दिन बाद ही मोहन का देहांत हो गया। अब तो रीना का अत्याचार और बढ़ गया था। एक दिन, माँ, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मुझे नए कपड़े दिला दो। तू कहीं की महारानी है जो तुझे नए कपड़े चाहिए? यही कपड़े पहन, समझी? समय बीतता गया और खुशबू भी बड़ी हो जाती है और वो भी योगिता पर अपनी माँ की तरह अन्याय करती है। हमेशा उससे काम करवाती और डांटती रहती थी, पर योगिता उन दोनों को बहुत प्यार करती है। तभी डाकिया एक खत लेके आता है। बेटी खुशबू, जरा पढ़ तो क्या लिखा है इस खत में। खुशबू खत पढ़ती है कि शहर से उसके पिताजी के दोस्त दिनेश अपने बेटे के साथ आने वाले हैं। ये सुनकर, अरे ये तो मोहन का वही करोड़पति दोस्त दिनेश है जो शहर में रहता था। इसके साथ मोहन अपनी उस बदसूरत बेटी योगिता की शादी करना चाहता था। वहाँ खड़ी योगिता भी ये सब सुन रही थी और बोली,
माँ दिनेश चाचा आने वाले हैं, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर रीना बोली, चल जा यहाँ से और जंगल से लकड़ी ले आ। उन्हें हम चूल्हे का बना खाना खिलाएंगे। मोहन बताते थे कि उन्हें गांव के चूल्हे पर बना खाना बहुत पसंद है। ठीक है माँ, मैं अभी जाके लाती हूँ। ऐसा कहकर योगिता जंगल जाती है और लकड़ी चुनती है। तभी सामने उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो बेहोशी की हालत में पानी पानी कह रही थी। योगिता उसके पास जाती है और, क्या हुआ माई, तुम्हें पानी पीना है क्या? हाँ बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। योगिता आसपास नजर दौड़ाती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो बूढ़ी औरत को बोलती है, माई यहाँ कुछ पीने का नहीं है, रुको मैं कुछ करती हूँ। थोड़ी दूर जंगल में चलने पर योगिता को एक तालाब दिखता है और वो पानी लाके उस बूढ़ी औरत को पिला देती है। पानी पीकर, खुश रहो बेटी, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, फिर भी मेरी इतनी मदद की। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माई मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जादुई गोल्डन चप्पल है, इसे पहनकर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, पर इसका जादू पूरे दिन में सिर्फ एक बार होता है। सच में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहकर योगिता उस जादुई गोल्डन चप्पल को पहनती है और सोचती है, काश मेरा ये जला चेहरा ठीक हो जाए। उसके कहते ही उसका चेहरा एकदम ठीक हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। उधर घर पे उसकी सौतेली माँ गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ मर गई ये लड़की। इतने में शहर से दिनेश और उसका बेटा आ जाते हैं। उन्हें देखकर रीना बहुत खुश होती है और अपनी बेटी खुशबू को योगिता बनाकर सामने ले आती है। मोहन की मौत की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा था। उस समय मैं शहर से कहीं बाहर गया हुआ था। काफी दिन बाद मुझे पता चला। बड़ी मुश्किल से इसे पाला है, मैंने इसे एकदम सगी बेटी जैसा प्यार दिया है। आप चिंता न करें, अब ये हमारे घर की अमानत है। मैंने मोहन से वादा किया था कि मैं योगिता बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये सुनकर दोनों माँ और बेटी खुश हो जाते हैं कि दिनेश ने खुशबू को योगिता समझ लिया है। तभी योगिता वहाँ आ जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों माँ बेटी उसे देखते ही रह जाते हैं और दिनेश और उसका बेटा भी उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी, अरे दिनेश चाचा, आप आ गए। आप कैसे हैं? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? चाचा जी, मैं योगिता, आपके सबसे अच्छे दोस्त की बेटी। तुम योगिता हो तो ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन खुशबू है। ये सुनकर रीना का मुंह छोटा सा हो जाता है और दिनेश सब समझ जाता है कि रीना अपनी बेटी खुशबू को योगिता बनाकर उसके सामने लाई है ताकि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करवा सके। भाभी, मुझे सब समझ आ गया है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। और सारी बात योगिता को बताता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। सारी बात सुनकर योगिता बोलती है, दिनेश चाचा, मेरी माँ और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। ये दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। चाचा जी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप अपने बेटे की शादी खुशबू से करवा दें, इसलिए माँ ने ऐसा किया। ये सब सुनकर रीना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने योगिता के साथ कितना गलत किया और अपनी गलती सुधारने के लिए वो सारा सच दिनेश को बताती है कि उसने कितना गलत किया है योगिता के साथ। और उसने ये भी बताया कि योगिता झूठ बोल रही है कि वो किसी और को पसंद करती है। योगिता मेरी बच्ची, तुमने बहुत दुख देखा है, पर अब और नहीं। तुम अब मेरी बहू हो और मेरे साथ शहर चलोगी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो, पर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब सुनकर योगिता अपनी माँ के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद रीना की नजर उसके गोल्डन चप्पल पे पड़ती है। वो योगिता से पूछती है, ये चप्पल तुम्हारे पास कहाँ से आई? और तुम्हारा चेहरा तो जला हुआ था, तो ये ठीक कैसे हो गया? योगिता अपनी सौतेली माँ को उस जादुई सोने के चप्पल के बारे में सब बताती है। ये सुनकर रीना बोलती है, इसलिए कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, इसलिए ही तुम्हें वो जादुई सोने की चप्पल मिली। और ऐसा कहकर उसके गले लग जाती है और बड़े धूमधाम से उसकी शादी कराती है। दयावती
अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। उसे अपने बेटे की शादी की फिक्र थी। वह नितिन के लिए लड़कियों की तलाश किया करती थी, पर नितिन को तो आंचल पसंद थी। वह आंचल को बहुत प्यार करता था, पर आंचल उसे सिर्फ इस्तेमाल करती थी। वह उससे प्यार नहीं करती थी, कि वो जानता था, फिर भी आंचल से प्यार करता था और शादी करना चाहता था। नितिन, तू रोज लड़कियों को फेल कर देता है। जो भी लड़की तुझे दिखाती हूँ तो उसे नापसंद कर देता है। अब ऐसे नहीं चलेगा। पर जब मुझे कोई पसंद है ही नहीं तो मैं हाँ कैसे कह दूं? शादी तो तुझे करनी ही होगी। नितिन, अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी से तुझे शादी करनी होगी। जिंदगी मुझे बितानी है मम्मी, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। मुझे आंचल पसंद है। पर आंचल मुझे पसंद नहीं है, और अब जो लड़की मुझे पसंद आएगी वही तेरी जीवन संगिनी बनेगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। नितिन और दयावती दोनों लड़की देखने जाते हैं, जहाँ काजल नाम की लड़की दयावती को पसंद आ जाती है और दयावती नितिन का रिश्ता काजल से कराने का फैसला कर लेती है। दयावती काजल और नितिन की शादी करा देती है और काजल को बहू बनाकर घर ले आती है। काजल का स्वागत बहुत धूमधाम से होता है, पर नितिन ने बेमन से काजल से शादी की होती है। वो अपनी माँ के कहने पर शादी तो कर लेता है, पर वो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख नितिन, अब तेरी शादी हो गई है और काजल ही तेरी जीवन संगिनी है। अब तुझे अपना जीवन काजल के साथ बिताना है। तू अपना वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से बिताना और इसे कोई दुख ना हो, ये जरूर ध्यान रखना। नितिन बेमन से हाँ कह देता है और अपना वैवाहिक जीवन काजल के साथ शुरू कर देता है। एक दिन काजल कुछ थका थका सा महसूस करती है और अचानक से पलंग पर बैठ जाती है। क्या हुआ काजल? तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी। क्या हुआ? नितिन ने तुमसे कुछ कहा? नहीं माँ जी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी, बस कुछ टाइम से उल्टियाँ हो रही हैं और उल्टी का सा मन हो रहा है। नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। माँ जी, चूरन वगैरह ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दयावती काजल को ले जाती है और वहाँ जाकर काजल के गर्भवती होने का पता चलता है। दयावती बहुत खुश होती है और काजल को बहुत बधाई देती है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। दयावती और काजल घर आ जाते हैं। काजल ये खबर नितिन को देना चाहती है और उसका कमरे में इंतजार करती है कि तभी नितिन आ जाता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। बातों को मत घुमाओ और साफ साफ कहो कि बात क्या है। आप पापा बनने वाले हैं। क्या कह रही हो? पता भी है तुम्हें? हाँ, आप खुश नहीं हुए? इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। मुझे इस बात से खुशी नहीं है। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब नितिन काजल को अनदेखा करने लग जाता है और उससे दूर दूर रहने लगता है। ना ही उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे बात करता है। काजल को यह रवैया बहुत अजीब लगता है। आप मुझसे दूर दूर क्यों रह रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? जब से मैंने आपको गर्भवती होने के बारे में बताया, तब से आपका रवैया ही बदल गया है। ऐसा क्यों? काजल, अब मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हमारी शादी से पहले मैं एक आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था। उसको बहुत पसंद करता था। मैंने तुमसे प्यार किया ही नहीं। क्या कह रहे हैं? अगर आपने मुझसे प्यार नहीं किया तो मुझसे शादी क्यों की? तुम माँ को बहुत पसंद हो। माँ की मर्जी के आगे मेरी नहीं चली। माँ के कहने पर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, पर आज मैं आंचल को पसंद करता हूँ, तुमको पसंद नहीं करता। काजल के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है और वह बेसुध होकर पलंग पर बैठ जाती है। काजल, तुम अब अपने मायके चली जाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकता। कल ही आंचल यहाँ रहने आ जाएगी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नितिन काजल को उसके मायके छोड़ आता है और अगले दिन आंचल आ जाती है। आंचल घर में रहने तो लगती है, पर घर परिवार वालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती, जो कि नितिन को पसंद नहीं आता। एक दिन दयावती
आंचल से परेशान होकर कहती है, नितिन, ये तुम्हारा फैसला था, मैं इस फैसले में कुछ नहीं कर सकती। पर काजल एक ऐसी लड़की थी जो परिवार के हर सदस्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। काजल सबके साथ घुल मिल गई थी, उसको घर की हर एक चीज की फिक्र रहती थी। पर आंचल तो उससे बिल्कुल विपरीत है, उसे तो सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, परिवार की नहीं। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। रात को मैंने एक सपना देखा था जिसमें महावर लगे पैर पीछे की तरफ जा रहे थे। हाँ सच है, दिवाली का समय चल रहा है और हमारे घर की लक्ष्मी काजल को तूने घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे घर की लक्ष्मी काजल है, आंचल नहीं। नितिन सोच ही रहा होता है कि काजल उसका किस तरह से ध्यान रखा करती थी, हमेशा उसकी फिक्र करती थी, पर आंचल ऐसा नहीं करती। एक दिन नितिन आंचल को किसी बात पर डांट देता है तो आंचल घर छोड़कर चली जाती है। नितिन, दिवाली का समय आ रहा है, घर की लक्ष्मी को घर ले आ बेटा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। घर की लक्ष्मी दिवाली के वक्त घर से बाहर है, ये अच्छी बात नहीं है। आंचल तुझसे प्यार नहीं करती थी, अगर उसको तुझसे प्यार होता तो वो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती, इस परिवार को अपना मानती। हाँ माँ, मुझे एहसास हो गया है कि काजल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आज मेरी वजह से वो कितनी दुखी है। मेरी खुशी के लिए वो बिना कुछ कहे अपने मायके चली गई। आज से वही मेरी जीवन संगनी है। मैं आंचल को भूल जाऊंगा और काजल के साथ जीवन व्यतीत करूंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। नितिन काजल को उसके घर से काजल से माफी मांगकर ले आता है। दोनों में सुलह हो जाती है। दिवाली के दिन काजल अपने घर आकर दिवाली मनाती है। अब दोनों को आपस में कोई शिकायत नहीं होती और नितिन काजल से प्यार करने लगता है और उसका बहुत ध्यान रखता है।